घोड़ों का एक व्यापारी कुछ घोड़ों को लेकर अरब देश से आया और शहंशाह अकबर से मिला। बादशाह को घोड़े पसंद आ गए और उन्होंने सारे घोड़े खरीद लिया और सौदागर से कहा, तुम हमारे लिए और अरबी घोड़े लाओ। तुम अरब से आए हो, इसीलिए पेशगी के तौर पर हम तुम्हें 1000 रुपए दे रहे हैं। सौदागर बहुत ही प्रसन्न हुआ और वापस अरब लौट गया। सौदागर के चले जाने के बाद बीरबल को मालूम हुआ कि वह व्यापारी पेशगी लेकर अपने देश चला गया और बादशाह ने उसका नाम पता भी नहीं पूछा। उन्हीं दिनों शहंशाह अकबर बीरबल से बोले, बीरबल, हमारे राज्य में वैसे तो मूर्ख बहुत ही कम हैं, फिर भी जो मूर्ख हैं उनके नाम हम जानना चाहते हैं। इस राज्य में कितने मूर्ख हैं, उनकी गिनती करने का काम हम तुम्हें सौंपते हैं। बीरबल, आपका हुक्म सिर आंखों पर। हुजूर, बीरबल इतना कर मूर्खों की गिनती करने के लिए निकल गए। 2 दिन के बाद बीरबल दरबार में आए और मूर्खों की एक सूची बादशाह को दी। उस सूची में बादशाह सबसे ऊपर अपना नाम देखकर भड़क उठे और बीरबल से इसका कारण पूछा। बीरबल सिर झुकाकर बोले, जहां पनाह, अरब देश से जो व्यापारी आया था, आपने उसका नाम पता पूछे बिना ही उसे 1000 रुपए पेशगी में दे दिए। यदि वह व्यापारी घोड़े नहीं लाया तो आप उसका क्या बिगाड़ लेंगे? आप तो उसका नाम पता नहीं जानते। क्या यह मूर्खता बड़ा काम नहीं है? शहंशाह अकबर को बीरबल की बात बहुत पसंद आई। वह अपनी गलती पर मन ही मन पछताने लगे, लेकिन वह थे तो एक शहंशाह। अकड़ते हुए बोले, यदि वह व्यापारी घोड़ी लेकर आ गया? तब बीरबल ने जवाब में कहा, जहां पनाह, फिर मैं आपके नाम के स्थान पर उस व्यापारी का नाम लिख दूंगा। शहंशाह अकबर यह सुनकर अचानक ही हंस पड़े। हाजिर जवाब बीरबल भला गलत कैसे हो सकते थे? अपनी छोटी बेटी के बहुत जिद करने पर एक दिन बीरबल उसे दरबार में लेकर आए। उनकी बेटी भी उनकी तरह ही हाजिर जवाब और वाचाल थी। अकबर बादशाह को जब मालूम हुआ कि वह लड़की बीरबल की है, तो उन्होंने प्यार से उसे अपने पास बुलाया और उससे बात करने लगे। लड़की शहंशाह से बहुत शीघ्र ही हिल मिल गई। तभी अचानक ही बादशाह ने कहा, हमारी बेटी को बात करना भी आता है? जवाब में बीरबल की बेटी बोली, न कम न अधिक। बादशाह लड़की का मुंह ताकने लगे। उन्हें उसकी बात समझ में नहीं आई थी। वह बोले, तुम कहना क्या चाहती हो? बीरबल की बेटी ने कहा, मैं यह कहना चाहती हूँ कि बड़ों से कम बोलना चाहिए और छोटों से ज्यादा। बादशाह सलामत लड़की की बुद्धिमत्तापूर्ण बात सुनकर खुशी के मारे गदगद हो गए। एक धनवान कंजूस व्यक्ति की तारीफ में एक कवि कविता लिखकर उससे मिला और कवि ने अपनी कविता बड़ी शान से पढ़कर उसे सुनाई। वह कंजूस समझ गया कि यह कवि उससे कुछ लेने के लिए ही यहाँ आया है। प्रशंसा में कविता पढ़ना तो एक बहाना है। कंजूस ने सोचा कि क्यों न मैं भी इसे अपनी बातों से खुश करके यहाँ से जाने पर मजबूर कर दूं। यह सोचते हुए वह कंजूस बोला, बहुत खूब कवि महोदय, आपने मेरी तारीफ में बहुत अच्छी कविता लिखी है। कल आप आइए, मैं आपकी मुराद अवश्य पूरी करूंगा। कवि वापस चला गया। कंजूस बहुत ही खुश हुआ कि चलो बला टली। कुछ देना न पड़ा और बात भी बन गई। दूसरे दिन कवि कुछ धन पाने के लालच में कंजूस से मिलने आया। कवि पर नजर पड़ते ही कंजूस बोला, तुम कौन हो भाई? किससे मिलना है? यह कहकर कंजूस ने ऐसा नाटक किया जैसे उसने कवि को कभी देखा ही ना हो। कवि आश्चर्य से चौंकते हुए बोला, महोदय, आप यह क्या कर रहे हैं? कल ही तो मैं आपसे मिला था और आपकी तारीफ में खूबसूरत सी कविता भी लिखकर सुनाई थी। आप इतने कम समय में ही मुझे भूल गए। कंजूस बोला, कल की बात आज करने से कोई लाभ नहीं। जैसे कल तुमने मुझे कविता सुनाई वैसे ही मैंने भी अपनी मीठी मीठी बातें तुम्हें सुना दी थी। न तो तुमने मुझे कुछ दिया और न मैंने तुम्हें कुछ दिया। हिसाब बराबर हो गया। अब तुम मेरा पीछा छोड़ो। कंजूस के इतना कहने पर वह कवि वहां से सीधे घर आया और अपने एक दोस्त के साथ बीरबल से मिला और अब तक जो हुआ था वह सब बीरबल को बता दिया।
बीरबल बोले, कवि महोदय, आप एक हफ्ते के बाद अपने इस दोस्त को उस कंजूस के यहाँ भेजना। जब आपका दोस्त कामकाज के बहाने उससे मित्रता कर ले तब किसी दिन उसे घर पर आने का निमंत्रण देना। उस दिन मुझे भी बुला लेना, लेकिन इतना अवश्य ध्यान रहे कि उसे केवल न्योता देना है, खाना नहीं खिलाना है। बीरबल यह कहकर दरबार के कामकाज में तल्लीन हो गए। कवि का मित्र कुछ ही रोज में कंजूस से काफी घुल मिल गया। जब मित्रता गाढ़ी हो गई तब एक दिन कंजूस को उस व्यक्ति ने खाने का निमंत्रण दिया। कंजूस ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। बीरबल और कवि को भी इसकी खबर कर दी। कवि वेश बदलकर दोस्त के घर आ पहुंचे। बीरबल भी वेश बदलकर आ गए। थोड़ी देर बाद कंजूस भी आ गया। उन तीनों ने ही कंजूस की बड़ी आवभगत की और कंजूस से तरह तरह की मीठी बातें करने लगे। कंजूस भूखा था क्योंकि वह घर से खाकर नहीं चला था और दावत के नाम पर सुबह से ही कुछ खाया नहीं था। जब उसे भूख कुछ अधिक ही सताने लगी तो परेशान होकर कंजूस बोला, अरे भाई, खाने पीने का भी इंतजाम है या ऐसे ही बैठे रहना है? कवि के मित्र ने कहा, मित्र, मैंने तुम्हें भोजन के लिए नहीं बुलाया है। मैंने तो तुम्हें केवल भोजन का निमंत्रण देकर प्रसन्न किया है। यह सुनते ही कंजूस ने उन तीनों को ध्यान से देखा, फिर कवि को तुरंत ही पहचान लिया। कंजूस ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और कवि को वाजिब इनाम दिया तथा इस घटना से अच्छी सीख ली। बीरबल महीनों से बीमार थे, दरबार में वहां नहीं आ रहे थे। शहंशाह अकबर से जब बीरबल को देखे बिना नहीं रह गया तो वह 2 सैनिकों के साथ उनके घर पर पहुंच गए। अकबर को अपने घर पर देखकर बीरबल का बीमार चेहरा खिल गया। अकबर ने उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में जैसे ही पूछा, बीरबल उठकर शौचालय की ओर दौड़ पड़े। बीरबल के जाते ही अकबर के मन में विचार आया कि क्यों न बीरबल के बुद्धि बल की परीक्षा ली जाए। देखें बीमारी की हालत में बीरबल का दिमाग उतना ही चलता है या कुछ बदलाव आ गया है। यह विचार आते ही शहंशाह ने अपने सैनिकों से कहा, बीरबल की चारपाई के चारों पायों के नीचे कागज के 4 टुकड़े रख दो। सैनिकों ने अगले पल ही शहंशाह के हुक्म का पालन किया और कुछ दूरी पर जाकर चुपचाप खड़े हो गए। इतने में बीरबल शौचालय से आ गए और चारपाई पर लेट गए, लेकिन वह अगले पर ही सिर उठाकर चारपाई के चारों तरफ देखने लगे। बादशाह अकबर ने उनको अपनी बातों में उलझा कर रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन बीरबल का ध्यान इधर उधर भटक ही जाता। बादशाह ने बीरबल के मन की चंचलता को देखकर पूछ ही लिया, क्या बात है बीरबल, तुम्हारा ध्यान हमारी बातों में नहीं लग रहा है? बीरबल बोले, हुजूर, मुझे जाने क्यों ऐसा जान पड़ता है जैसे कमरे में कुछ बदलाव किया गया है। यह केवल तुम्हारा भ्रम है बीरबल। कमरे में कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ है, जैसा पहले था वैसा ही अभी भी है। बादशाह यह कहकर शांत हो गए। नहीं जहांपना, या तो मेरे घर की दीवारें कागज भर जमीन के नीचे चली गई है या मेरी चारपाई एक कागज की मोटाई जितनी ऊंची हो गई है। बीरबल की बातें सुनकर शहंशाह अकबर बोले, बीरबल, तुम बीमार हो और ऐसे में दिमाग में कुछ ना कुछ उल जलूल विचार आ ही जाते हैं। शहंशाह ने बीरबल को भ्रमित करना चाहा, लेकिन चतुर बीरबल सब समझ गए और बोले, हुजूर, यह मेरे मन का भ्रम नहीं है। मैं बीमार हूँ लेकिन मेरी बुद्धि बीमार नहीं है। शहंशाह बीरबल को दिमागी रूप से स्वस्थ देखकर बहुत ही खुश हुए और बोले, बीरबल, हम तुम्हारी बीमारी को लेकर बहुत चिंतित थे, लेकिन तुम्हें और तुम्हारी बुद्धि को देखकर अब मेरी चिंता दूर हो गई। फिर बादशाह ने हंसते हंसते यह बता दिया कि हाँ, तुम्हारी चारपाई एक कागज ऊंची हो गई है, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि को जांचने के लिए हमने पायों के नीचे कागज के टुकड़े रखवा दिए हैं। यह कहकर शहंशाह ने उनके जल्दी स्वस्थ होने की ईश्वर से प्रार्थना की, फिर अपने महल को लौट गए। बादशाह अकबर के मन में हमेशा कोई ना कोई सवाल उठता ही रहता था। एक दिन बादशाह सलामत ने बीरबल से कहा, बीरबल, दरबार में एक ऐसे आदमी को ढूंढ कर ले आओ जो बहुत ही बुद्धिमान हो। बीरबल कुछ देर शांत रहे,
फिर बोले, जहां पनाह, मैं जल्दी ही ऐसा आदमी ढूंढकर दरबार में ले आऊंगा, लेकिन इसके लिए समय और धन की आवश्यकता पड़ेगी। बादशाह अकबर बोले, बीरबल, सोने की 300 मोहरें और 1 हफ्ते का समय हम तुम्हें देते हैं। धन और 1 हफ्ते का अवकाश लेकर बीरबल अपने घर चले गए। सारा धन उन्होंने दीन दुखियों में बांट दिया। सप्ताह के अंतिम दिन बीरबल ने एक चरवाहे को पकड़ा और उसे स्नान करवाकर अच्छे कपड़े पहनाए तथा सोने की 100 मोहरें उसे देकर दरबार में ले आए। रास्ते में ही चरवाहे को बता दिया कि उसे बादशाह सलामत के सामने कैसा व्यवहार करना है। बादशाह अकबर के दरबार में पधारते ही बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं बुद्धिमानों का बुद्धिमान व्यक्ति ढूंढ कर लाया हूँ। सांसद ने चरवाहे को देखते हुए पूछा, तुम्हारे माता पिता तुम्हें क्या कहकर बुलाते हैं? तुम कहाँ के रहने वाले हो? तुम कौन सी खास बात जानते हो? एक साथ इतने सवाल बादशाह अकबर ने कर दिए, लेकिन चरवाहे ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि बीरबल ने उसे पहले से ही चुप रहने के लिए कहा था। बादशाह ने शिकायत भरे लहजे में बीरबल से कहा, बीरबल, यह कहीं गूंगा और बहरा तो नहीं है? इसने तो हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। भला यह बुद्धिमानों का बुद्धिमान कैसे हो सकता है? बीरबल ने शीश नवाकर कहा, हुजूर, यह इसकी बुद्धिमानी है। इसने अपने बड़े बूढ़ों से सीख रहा है कि राजा और स्वयं से अधिक समझदार व्यक्ति के सामने चुप रहने में ही भलाई है। यह उनसे मिले ज्ञान का अनुसरण कर रहा है। बादशाह अकबर बीरबल के इस तर्क के आगे अब क्या बोलते। वे मुस्कुराकर ही रह गए और चरवाहे को इनाम देकर सम्मान के साथ दरबार से विदा किया। बीरबल को जुकाम हो गया था। वह दरबार में आना नहीं चाहते थे, लेकिन शहंशाह अकबर का काम उसके बिना नहीं चलता था। वह बादशाह के सामने बैठकर किसी मसले पर गुफ्तगू कर रहे थे, तभी अचानक बीरबल को छींक आ गई। सामने बैठे बादशाह के मुख से अचानक ही निकल गया, बीरबल, तुम वास्तव में ही बड़े मूर्ख हो। बीरबल ने छींक रोकने की पूरी कोशिश की थी, पर छींक आ ही गई थी। बीरबल भी अपनी इस बेतुकी और बेस्मय की छींक पर शर्मिंदा थे, लेकिन खामोश रहना बीरबल जैसे हाजिर जवाब व्यक्ति के स्वभाव में शामिल नहीं था। कुछ समय तक चुप रहने के बाद बीरबल बोले, जी जहांपना, लेकिन आपसे बड़ा तो मैं कभी हो ही नहीं सकता। शहंशाह यह सुनकर हंसने लगे और कहने लगे, बीरबल, तुमसे तो कोई जीत ही नहीं सकता। शहंशाह अकबर हमेशा कुछ नया करने में विश्वास करते थे और इसके लिए धन भी खर्च करने में पीछे नहीं हटते थे। एक बार शहंशाह ने दरबार में घोषणा की, जो व्यक्ति महल से बह रही नदी में पूरी रात खड़ा रहेगा, उसे हम ढेर सारे धन से पुरस्कृत करेंगे। जाड़े की ठंडी रात में नदी के ठंडे पानी में रात भर रहना सबके बस की बात नहीं थी। एक गरीब आदमी के कानों तक जब शहंशाह की घोषणा पहुंची तो उसके कान खड़े हो गए। उसने सोचा कि घोर निर्धनता में मर कर जीने से तो अच्छा है कि मैं शाही घोषणा का पालन करते हुए पूरी रात नदी में गुजार दूं। जिंदा रहा तो गरीबी से मुक्ति मिल जाएगी और मर गया तो भी इस नरक की जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा। यह सोचकर गरीब धोबी ने सारी रात नदी में खड़े रहकर ही गुजार दी। दूसरे दिन वह दरबार में पहुंचा और शहंशाह से कहा, जहां पनाह, मैं नदी में पूरी रात गुजार दी है, अब मुझे शाही खजाने से इनाम दिया जाए। बादशाह अकबर ने उसे देखते हुए पूछा, तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि तुम सारी रात नदी में खड़े रहे? सीधा सादा धोबी बोला, जहां पनाह, मैं पूरी रात राजमहल की छत पर जल रहे दीपक की लौ को देखता रहा। शहंशाह मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा, अब समझ में आया, महल के चिराग की रोशनी की गर्मी के कारण तुम पूरी रात पानी में आराम से खड़े रहे। आथा, तुम इनाम के असली हकदार नहीं हो सकते। बादशाह के इतना कहते ही धोबी का चेहरा लटक गया। गरीब और कमजोर धोबी शहंशाह से जुबान भी तो नहीं लड़ा सकता था। वह दरबार से बाहर आया और बीरबल के समीप पहुंचकर बोला, हुजूर, आप तो गरीबों के दोस्त हैं।
मेरा ईश्वर जानता है मैंने सारी रात नदी के पानी में गुजारी है, लेकिन बादशाह ने मुझे इनाम देने से इनकार कर दिया। बीरबल ने पूछा, इसका कारण क्या है? धोबी ने बताया, शहंशाह कहते हैं कि तुमने राजमहल के चिराग की लौ की गर्मी के कारण नदी में खड़े रहकर रात गुजारी है। भला तुम इनाम के हकदार कैसे बन सकते हो? बीरबल को यह जानकर बड़ी ही हैरानी हुई और उन्होंने धोबी को ढाढ़स बंधाते हुए कहा, तुम धैर्य रखो, मैं तुम्हें इनाम दिलवाऊंगा। धोबी भारी कदमों से घर को लौट गया। दूसरे दिन बीरबल जब दरबार में समय से नहीं पहुंचे, तब शहंशाह ने एक नौकर को उन्हें बुलाने के लिए भेजा। नौकर बीरबल के पास से लौटकर आया तो शहंशाह ने उससे पूछा, क्या हुआ? बीरबल नहीं मिले। नौकर ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, हुजूर, बीरबल ने कहलवाया है कि वे तब तक नहीं आ सकते जब तक उनकी खिचड़ी पूरी तरह से पक नहीं जाती। यह सुनकर शहंशाह को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि बीरबल दरबार का काम छोड़कर आज खिचड़ी क्यों पका रहे हैं। जब बीरबल बहुत इंतजार करने के बाद भी दरबार में नहीं आए, तब शहंशाह कुछ दरबारियों के साथ स्वयं बीरबल के घर की ओर बढ़ गए। बीरबल के घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक बहुत लंबे बांस के शीर्ष पर एक हांडी लटकी हुई है और बीरबल उसके नीचे आग जला रहे हैं। शहंशाह को बड़ी ही हैरानी हुई कि कहाँ हांडी है और कहाँ आग जल रही है। ऐसे तो पूरी उम्र बीत जाने के बाद भी खिचड़ी नहीं पकेगी। शहंशाह यह सोचते हुए बीरबल से बोले, बीरबल, यह क्या मूर्खता है? हांडी ऊपर बांस में लटक रही है और तुम यहाँ जमीन पर आग जला रहे हो। तुम्हारी खिचड़ी भला कभी पक सकेगी? क्यों नहीं पकेगी जहां पनाह, बीरबल ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। लेकिन कैसे बीरबल? आँच तो हांडी तक पहुँच ही नहीं रही है। बादशाह ने आश्चर्य से कहा, पहुँच रही है हुजूर, बिल्कुल वैसे ही जैसे महल के ऊपर जल रहे दीपक की रोशनी की गर्मी पाकर धोबी सारी रात नदी के पानी में खड़ा रह गया था। बीरबल ने अवसर का लाभ उठाते हुए अपनी बात कर दी। बीरबल के यह कहते ही बादशाह शर्मसार हो गए और उन्होंने धोबी को दरबार में बुलाकर शाही खजाने में से धन देने का हुक्म जारी कर दिया। शहंशाह अकबर के दिमाग में भी बैठे बैठे असंभव को संभव बनाने के विचार उठते ही रहा करते थे। बीरबल उनके इस काम में मदद करते रहते थे। एक दिन अकबर ने बहुत सोचने के बाद फैसला लिया कि 2 महीनों को 1 महीना बनाया जाए। अपने फैसलों को बहुत तोलने के बाद शहंशाह ने बीरबल को अपने इस फैसले से अवगत कराया। बीरबल यह सुनकर हैरान रह गए। फिर शहंशाह की प्रशंसा करते हुए कहा, जहांपनाह, इस तरह से इस दुनिया का तो अब भला ही करेंगे, क्योंकि चांदनी रात 15 दिन के बदले 30 दिन की होगी। शहंशाह अकबर बीरबल के इस तर्क पर और स्वयं को कुदरत के सामने मजबूर पाकर शर्मिंदा हो गए। शहंशाह बोले, बीरबल, हम 2 माह को 1 बना सकते हैं, पर कुदरत के नियमों का को नहीं बदल सकते। यह तो सोचा ही नहीं। तुम महान हो बीरबल, तुमने मुझे गलत फैसला लेने से पहले ही सचेत कर दिया। यह कहते हुए बादशाह ने बीरबल को गले से लगा लिया। बादशाह अकबर और बीरबल शाही बाग में बैठे बैंगन की सब्जी पर बात कर रहे थे। शहंशाह बैंगन की प्रशंसा कर रहे थे और बीरबल भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे थे तथा बीच बीच में बैंगन के औषधीय गुणों को भी गिनाते जा रहे थे। इसके 2 महीने बाद शहंशाह ने एक दिन सोचा कि देखें बीरबल की बैंगन के बारे में अब क्या राय है। बीरबल संयोग से उसी समय अकबर से मिलने आ गए। अकबर बादशाह ने उन्हें सादर बैठाया और बैंगन की बुराई करने लगे। बीरबल भी शहंशाह की हाँ में हाँ मिलाने लगे और साथ ही यह भी कहने लगे कि हुजूर, क्या बताएं, बैंगन की सब्जी इतनी खराब है कि इसको खाने से बादी ही हो जाती है। बादशाह बीरबल के मुंह से बैंगन की बुराई सुनकर हैरान रह गए और कहने लगे, बीरबल, तुम्हारी इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। हमने उस दिन बैंगन की प्रशंसा की तो तुमने भी प्रशंसा की, और आज हमने बैंगन की बुराई की तो तुमने भी बुराई करनी शुरू कर दी। आखिर तुम्हारी अपनी कोई व्यक्तिगत राय बैंगन के बारे में क्यों नहीं है? बीरबल, यह सब क्यों? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैं आपका सेवक हूँ, बैंगन का नहीं।
यह सुनकर शहंशाह की आंखें खुशी के मारे भर आईं। उन्होंने बीरबल को गले से लगा लिया। बादशाह अकबर के दिमाग में तरह तरह की बातें आती रहती थी। दरबार में वह बैठे हुए थे और दरबारियों से बातें करने में मशगूल थे। तभी अचानक उन्होंने दरबारियों से सवाल कर दिया, खुदा ना करे अगर सबकी दाढ़ी में आग लग जाए और उसमें मैं भी शामिल हूँ तो आप सबसे पहले किसकी दाढ़ी की आग बुझाना चाहेंगे? दरबारियों में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अधिकांश दरबारियों ने संवेद स्वर में कहा, जहां पनाह की दाढ़ी की। शहंशाह को दरबारियों की बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। वह खामोश बैठे हुए थे। शहंशाह ने बीरबल से पूछा, बताओ बीरबल, किसकी दाढ़ी की आग पहले बुझाओगे? बीरबल बोले, जहां पनाह, सच्चाई तो यही है कि मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा, फिर दूसरे की दाढ़ी के बारे में सोचूंगा, बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा। बादशाह अकबर ने बीरबल को गर्व से देखा और कहा, बीरबल तुम एक हाजिर जवाब ही नहीं बल्कि एक सच्चे व्यक्ति भी हो। बाकी लोग मुझे खुश करने के लिए झूठ बोल रहे थे, जबकि हर व्यक्ति पहले अपने बारे में ही सोचता है। हम तुम्हारे इस जवाब से बहुत खुश है। बीरबल यह कहकर शहंशाह चुप हो गए। वह बीरबल की स्पष्टवादिता से बहुत ही खुश थे। वर्षा ऋतु थी। यमुना नदी में बाढ़ आई थी। लहरें किनारे पर आकर टकरा रही थी, जिससे अजीब सी छप छप की आवाज होती थी। शहंशाह अकबर का महल यमुना तट पर ही था। बादशाह गहरी नींद में सोए हुए थे। रात का सन्नाटा चारों तरफ फैला पड़ा था। छप छप की आवाज जब बादशाह के कानों में पड़ी तो वह जाग गए और छप छप की आवाज सुनने लगे। फिर इसके बाद बादशाह को नींद नहीं आई तो वह कमरे में ही उठकर टहलने लगे। टहलते टहलते वह खिड़की के पास आ गए और पानी से लबालब भरी यमुना नदी को अपलक देखने लगे। लहरों की छप छपाहट अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी। तभी उन्हें ऐसा जान पड़ा जैसे नदी रो रही हो। शहंशाह के मन में सवाल उठ खड़ा हुआ कि आखिर क्या बात है? रात के सन्नाटे में सब सो रहे हैं, मगर नदी क्यों रो रही है? अपने इस प्रश्न का जवाब वह नहीं ढूंढ सके तो बिस्तर पर आकर चुपचाप लेट गए। दूसरे दिन शहंशाह दरबार में आए तो सभी दरबारियों से यही प्रश्न किया कि नदी रोती क्यों है। बारी बारी से सभी दरबारियों ने अपनी समझ के अनुसार जवाब दिया, लेकिन किसी के भी जवाब से बादशाह को संतुष्टि नहीं मिली। इसी बीच बीरबल दरबार में पधारे। बादशाह ने बीरबल को देखते ही सवाल कर दिया, बताओ बीरबल, नदी क्यों रोती है? बीरबल इस बेतुके सवाल पर कुछ देर तक हतप्रभ खड़े रहे। फिर उन्होंने कहा, जहांपना, मैं आपके सवाल का जवाब तभी दे सकता हूँ जब मैं नदी का रोना अपने कानों से सुनूंगा। बीरबल, नदी के रोने की आवाज तो मैं तुम्हें रात के सन्नाटे में ही सुना सकता हूँ। बादशाह ने यह कहकर बीरबल को देखा। बीरबल रात होने पर शहंशाह के महल में पहुँचे। बादशाह उन्हें अपने महल की खिड़की के पास ले गए और वह छप छप की आवाज उन्हें सुनाई और इसका कारण पूछा। बीरबल अगले पल ही यह समझ गए कि यह तो पानी के बहने की आवाज है और बादशाह ने इसे ही नदी का रोना मान लिया है। बीरबल झुककर बड़े ही विनम्र स्वर में बोले, हुजूर, नदी अपने पिता के घर यानी पहाड़ से विदा होकर अपने पति यानी समुद्र के यहाँ जा रही है, जिससे वह पिता से अलग होने के गम में रोती जा रही है। बीरबल का जवाब इतना सटीक और हकीकत भरा था कि बादशाह अकबर खुशी के मारे गदगद हो गए और कहा, बीरबल, तुम्हारे पास तो हर सवाल का जवाब होता है। हम तुम्हारे जवाब से संतुष्ट हुए। आज दरबार समय से पहले ही लग गया था। बादशाह अकबर समय से पहले ही दरबार में आकर बैठ गए थे। शहंशाह अकबर की यह खासियत थी, जब वह फुर्सत में होते थे तब तरह तरह के विचार उनके मन में उत्पन्न हो जाया करते थे और फिर वह दरबारियों से उनका समाधान पूछते थे। बीरबल आज दरबार में नहीं थे। शहंशाह ने दरबारियों से पूछा, दूध किसका अच्छा, फूल किसका अच्छा, पत्ता किसका अच्छा, राजा कौन अच्छा और मिठाई किसकी अच्छी? शहंशाह के सवाल सुनते ही दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे।
किसी दरबारी ने गाय के दूध को अच्छा बताया तो किसी दरबारी ने भैंस का और किसी ने बकरी का दूध अच्छा बताया। इसी तरह से किसी दरबारी ने गुलाब का फूल अच्छा बताया तो किसी दरबारी ने कमल का, किसी दरबारी ने केले के पत्ते को अच्छा बताया तो किसी दरबारी ने नीम के पत्ते को अच्छा बताया। किसी दरबारी ने राजा कौन अच्छा के जवाब में शहंशाह को अच्छा बताया और अंतिम सवाल के जवाब में किसी दरबारी ने गन्ना को अच्छा बताया तो किसी दरबारी ने अंगूर को और किसी दरबारी ने मिष्ठान को अच्छा बताया। लेकिन बादशाह अकबर उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। तभी दरबार में बीरबल आ गए। बादशाह के चेहरे पर उनको देखते ही चमक आ गई और बीरबल के बैठने से पहले ही शहंशाह ने उपरोक्त 5 सवालों के जवाब पूछे। बीरबल कुछ पल तक शांत रहे, फिर बोले, जहां पनाह, माँ का दूध सबसे अच्छा और हितकारी होता है। कपास का फल सबसे अच्छा होता है क्योंकि इससे सबके शरीर ढक जाते हैं। पान का पत्ता सबसे अच्छा होता है क्योंकि इसे खाकर दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। राजाओं में इंद्र सबसे अच्छे हैं क्योंकि उनके आदेश से बारिश होती है और बारिश से धन धान्य में वृद्धि होती है और पूरे प्राणियों की क्षुधा तृप्त होती है। मिठास वाणी की सबसे अच्छी होती है क्योंकि जिसकी वाणी में मिठास होती है वह सारे जगत को अपने वश में कर लेता है। शहंशाह ने सिंहासन से उठकर बीरबल को गले से लगा लिया और कहा, बीरबल, तुमने अपने जवाब से मुझे तृप्त कर दिया। बादशाह अकबर को आकर एक दरबारी ने बताया कि बीरबल अपनी बंदियों और दसियों का ध्यान जरूरत से अधिक रखते हैं, जब देखो उनकी बड़ाई करते रहते हैं। दरबारी की इस बात को सुनकर शहंशाह के मन में विचार आया कि क्यों न हम चलकर स्वयं इस बात की तहकीकात करें कि आखिर मामला क्या है। इसके दूसरे दिन बादशाह अकबर अचानक ही बीरबल के घर पहुंच गए और सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपरी मंजिल पर पहुंच गए। बादशाह सलामत को सहसा बीरबल के यहाँ देखकर एक दासी दौड़ी दौड़ी आई। बादशाह सलामत दासी को देखकर हल्का सा मुस्कुराए, फिर बोले, तुम्हारी ऊपर की मंजिल तो बहुत सजी हुई है, सुंदर और हसीन भी है, लेकिन जरा नीचे की भी तो देखूं कैसी है। दासी बीरबल का नमक खाती थी। बीरबल के नमक का कुछ तो असर उस पर था ही। वह अगले पल ही मुस्कुरा कर बोली, अवश्य देखे हुजूर, आप उसी रास्ते से तो होते हुए आए हैं, फिर भी आपको मालूम नहीं हुआ कि नीचे की मंजिल कैसी है। सवाल के बदले सवाल, शहंशाह भौचक्के के रह गए। दासी का तीखा पर सटीक जवाब शहंशाह ने सुना दो उन्हें यह समझने में देर न लगी कि बीरबल की दासियां सचमुच ही तारीफ के काबिल है। बीरबल यूं ही उनकी तारीफ करते नहीं फिरते हैं। शहंशाह चुपचाप महल को लौट गए। दरबार में बैठे दरबारियों से बादशाह अकबर ने सवाल कर दिया, किसी को मालूम है सबसे अधिक सफेद कौन है? दरबारी आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एक दरबारी बहुत सोचने और बहुत सिर मारने के बाद बोला, बर्फ, जहांपना। दूसरे दरबारी ने कहा, हुजूर, कपास। तीसरे दरबारी ने कहा, जहांपना, दूध। सबने अपनी अपनी सोच व बुद्धि के अनुसार सफेद वस्तुओं के नाम बताएं। अधिकांश दरबारियों ने कपास और दूध को ही सबसे अधिक सफेद माना। बादशाह अकबर भी इससे काफी कुछ हद तक सहमत थे, लेकिन बीरबल सबसे अलग थलग थे और अभी तक समझ नहीं सके थे कि सबसे अधिक सफेद चीज क्या हो सकती है। बीरबल अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोले, जहांपनाह, मेरी नजर में तो सूर्य का प्रकाश सबसे अधिक सफेद और चमकीला होता है। वह घोर अंधकार में भी साफ दिख जाता है। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम अपनी बात को साबित कर सकते हो? हाँ मेरे मालिक, लेकिन मुझे अपनी बात को साबित करने के लिए 24 घंटे का समय चाहिए। बीरबल के यह कहने पर शहंशाह ने उन्हें 24 घंटे का समय दे दिया। दूसरे दिन दोपहर में बादशाह अकबर आराम फरमा रहे थे। बीरबल एक बर्तन में दूध और 5-6 कपास के खिले हुए फूल कमरे के दरवाजे पर रखाए। कमरा चारों तरफ से बंद था और सूरज की रोशनी के अंदर जाने के लिए कोई भी खुली जगह नहीं थी। बीरबल ने यह काम छुपकर गुप्त तरीके से किया था।
आराम करने के बाद शहंशाह जैसे ही उठकर दरवाजे के पास आए, उनके पैर की ठोकर लगते ही दूध का बर्तन उलट गया और सारा दूध फर्श पर फैल गया। दरवाजा खुलते हैं सूर्य के प्रकाश से कमरा भर गया और शहंशाह अकबर को दरवाजे के पास कपास के फूल और एक बर्तन देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। वह कमरे के बाहर आ गए। बीरबल कुछ दूरी पर नजर आ गए। शहंशाह समझ गए कि इन सब के पीछे बीरबल का हाथ है। बादशाह आगे बढ़ते हुए बोले, बीरबल, यह सब करने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, आप भूल गए। कल आपने ही तो कहा था कि अपनी बात साबित करके दिखाओ। आज मैंने आपके उसी आदेश का पालन किया है। हुजूर, मैंने अपनी बात को साबित कर दिया है। जहां पनाह, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इन तीनों में से सबसे अधिक सफेद और चमकीला कौन है। दूध और कपास को मैंने यहाँ इसीलिए रखा कि उनकी सफेदी पर किसी को भी शक न नहीं है। फिर भी आपने इन्हें नहीं देखा। जहां पनाह, अब तो आपको यह मानना ही होगा कि सूरज का प्रकाश ही सबसे अधिक सफेद, उज्ज्वल और चमकीला है, क्योंकि आपने जैसे ही दरवाजा खोला सूरज का प्रकाश अंदर फैल गया और आपको सब चीजें नजर आने लगी। बादशाह अकबर यह सुनकर और देखकर मुस्कुराए। फिर दरबार में आकर सबको बताया कि बीरबल का ही जवाब सही है। सबसे अधिक सफेद और चमकीला सूर्य का प्रकाश ही है। फिर तो दरबारियों ने भी बीरबल की प्रशंसा की और बादशाह ने बीरबल को मोतियों की एक माला भेंट करके उन्हें सम्मानित किया। बीरबल अकबर बादशाह की हर समस्या के जवाब थे। बादशाह आए दिन उनकी बुद्धि की परीक्षा लेते ही रहते थे ताकि बीरबल अपनी बुद्धि और समझ में अधिक से अधिक विकास कर सके। बादशाह ने एक दिन एक साधु को बीरबल के पास उनके बुद्धिबल की परीक्षा लेने के लिए भेजा। अकबर बादशाह भी वेश बदलकर पास में ही एक जगह छुप गए। साधु ने बीरबल के नजदीक आकर कहा, वत्स, तुम बीरबल हो ना? भगवान ने सपने में मुझसे कहा है कि मैं अपने जीवन भर के लिए धन तुमसे ले लूं। बीरबल साधु के ऐसा कहने पर आश्चर्य में पड़ गए और अगले ही पल समझ गए कि यह कोई ढोंगी साधु है जो मुझे ठगना चाहता है। बीरबल बोले, अच्छी बात है भगवान, मैं आज रात भगवान से सपने में यह पूछ लेता हूँ कि अब आपने और कितने दिन जीना है, तभी तो मैं तुम्हें उचित धन दे सकूंगा। साधु बीरबल का चतुरतापूर्ण जवाब सुनकर दंग रह गया। उसके पास अब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। पास में ही छुपे अकबर बादशाह भी बीरबल का जवाब सुन चुके थे। वह हंसते हुए बीरबल के नजदीक आ गए। बीरबल समझ गए कि यह सब बादशाह सलामत का ही किया धरा था। बादशाह अकबर बीरबल की पीठ पर हाथ रखते हुए कहने लगे, बीरबल, तुम्हारी समझ और बुद्धि का कोई जवाब नहीं। चलो अब हम दरबार में चलते हैं। बीरबल अकबर के साथ दरबार की ओर बढ़ चले।